जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं विंध्यन समूह के बारे में। इससे पहले वाले वीडियो में जितने भी हम लोग पढ़ लिए हैं ये सब चीज़ आश्रित सेल विज्ञान क्या है, ये सब चीज़ पृथ्वी का वैज्ञानिक इतिहास जिसको हम लोग कडप्पा सभ्यता बोल रहे थे। कडप्पा सभ्यता के बारे में थोड़ा सा मैं आपको हिंट देना चाहता हूँ। उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये सेकेंड पार्ट वीडियो है, थर्ड पार्ट वीडियो है। सब कुछ स्टार्टिंग से चल रहा है, आप पीछे हो रहे हो वो आपकी जिम्मेवारी है। अभी जो है इसमें हम लोग पढ़ने वाला है गोंडवाना क्रम के बारे में। किसके बारे में? गोंडवाना क्रम के बारे में। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें इस चैप्टर में पढ़नी है। और इस चैप्टर से जब मैं आपको बता दूं ऑफलाइन क्लासेस अभी चल रही है। आप अभी भी जियोलॉजी की ऑफलाइन क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। लाइन आपको नीचे एड्रेस में दिख रहा होगा। और मैं ये भी बता दूँ कि अभी एक बैच जो इसका भी रिवीजन सुपर फास्ट क्लास चल रहा है तो उसमें आप ज्वाइन कर सकते हैं। और अभी जो मेरा क्लास है वो ऑलरेडी हर एक सिलेबस को ख़त्म कर चुका है जियोलॉजी का, ठीक है। तो अभी जो है विंध्यन समूह गोंडवाना क्रम पढ़ना है इस वीडियो में। और आश्रित सेल विज्ञान का चैप्टर तो ख़त्म हो गया, लेकिन ख़त्म होने के बाद मुझे एक चीज़ पता चला कि यार जितने भी चैप्टर हैं ये सब कुछ एक साथ, मतलब जियोलॉजी का हर एक चैप्टर से क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब कुछ पूछता है, ठीक है। जैसा कि मैंने देखा और पिछला वीडियो अगर आपने देखा होगा तो उसमें मैंने नोट्स के साथ वो करवा रहा है और वो सब कुछ वो होता रहेगा आपको। और अभी जो है आपका दिवाली का समय है तो सबसे पहले आप सभी को हैप्पी दिवाली इन एडवांस, ठीक है। तो मुझे एक चीज़ यही कहना रहता है हमेशा कि आप अपना पढ़ाई कभी भी स्टॉप नहीं करेंगे, बिकॉज आपका एग्ज़ाम मार्च में हो सकता है, हम मानते हैं। और अभी जो है कुछ लोग जियोलॉजी का क्लास भी छोड़ रहे हैं। छोड़ने से कोई मतलब तो है नहीं। पहली चीज़, आगे जब तक नहीं पढ़ते रहोगे तब तक कुछ नहीं। एक ही चीज़ को रिपीट करते रहो बिकॉज ये टाइम फिर से वापस नहीं आने वाला है। तो आइए हम लोग बढ़ते हैं आगे। ये सब भाषण लेक्चरर होते रहेंगे आने वाले वीडियोज़ में, ओके। तो जैसे ही हम क्लास स्टार्ट कर रहे हैं तो उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि देखिए जो भी इस चैप्टर से संबंधित इम्पोर्टेंट, जिसको हम लोग VVI कहते हैं, VVI, ठीक है ना, उसको मैंने यहाँ पे कवर किया है। पूरा थ्योरी मैंने नहीं लिया है, हर एक बार मैं कहते ही आ रहा हूँ। तो जो मेरा विंध्यन जो समूह था, ध्यान से देखिएगा, हाथ से लिखा हुआ ये जो है नोट्स है, साथ में हिंदी मीडियम वालों के लिए। इंग्लिश मीडियम वाले थोड़ा सा परेशान है तो कोई दिक्कत नहीं है, अभी समय आपके पास है। तो इंग्लिश मीडियम वालों के लिए भी जल्द ही वीडियो आएगी। देखिए कडप्पा समूह के शैलों के निक्षेपण के पश्चात, लाइक जैसे कि चलिए कडप्पा के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। कडप्पा में हुआ ये था कि सर्वप्रथम जब कडप्पा में था, आद्य महाकल्पेतर एक नाम आया था, आद्य महाकल्पेतर। तो इस नाम में ये जो युग था, आद्य का जो युग था, आद्य काल जो था, इसमें स्टार्टिंग समय में जैसे ही पृथ्वी के उबड़ खाबड़ के बाद जब पृथ्वी की संरचना होती है तो संरचना होने के बाद यहाँ पे बहुत सारे चट्टान आते हैं। तो उसे आंध्र प्रदेश के एक जिला है जिसको कडप्पा कहते हैं, तो उसे कडप्पा वाले में बोलते हैं। अच्छा, कडप्पा वाले में ये सेल आए कहाँ से? तो जैसे ही पृथ्वी में जलमंडल स्थलमंडल का निर्मित हुआ तो यहाँ पे जो है बहुत प्रकार के सेल आने लगे। वो जो सेल थे सबसे ज़्यादा कडप्पा जिला के अंतर्गत पाए जाते थे एंड अन्य देशों में भी पाए जाते थे, बट ये भारत के आंध्र प्रदेश के कडप्पा ज़िले में थे। तो उसमें हुआ ये था कि एक बार जब सेल बाहर आया तो उस वीडियो में जो पीछे वाला जो वीडियो था उसमें मैंने बताया था कि उनका अपर्दन हुआ और अपक्षय हुआ, जिसको हम लोग निक्षेपण बोल सकते हैं। तो ये दोनों क्रियाएँ हुई। तो ये दोनों क्रियाएँ होने के बाद उनमें क्या हुआ, एक बार तो अपर्दन अपक्षय होकर मिट्टी का निर्माण हो गया। मीन्स मिट्टी ही बनेगा ना, चट्टान को कितना टुकड़ा कीजिएगा तो मिट्टी बनेगा। अब पेट्रोलॉजी वाला वीडियो जाकर देख लेना, समझ में आ जाएगा, मिट्टी बनेगा। इसके बाद जो लास्ट यूनिट रहा कि कुछ समय बाद, मतलब कि जो चट्टानें जो निकली कडप्पा में, वो चट्टान एक समय बाद मिट्टी बन जा रहे हैं। और मिट्टी बनने के बाद वहाँ पे फिर से समुद्र में कुछ हलचल होती है, फिर से समुद्र आती है, फिर से पृथ्वी में हलचल होती है एंड फिर से वहाँ पे चट्टानें बनते हैं, ठीक है। तो जो सेकंड बार वाले में जो चट्टान बने वो कडप्पा जिला के अंतर्गत एक क्रम में बन गए। मीन्स उनका एक विन्यास हो गया। तो उसे हम लोग कडप्पा संघ कडप्पा, विन्यास कडप्पा, कंग कडप्पा, समूह कहते हैं। इतने सारे नाम है, ओके। तो समझ में आ गया। इसी हिसाब से अब हमारा जो मेरा जो अगला है वो आता है विंध्यन समूह। देखिएगा
कडप्पा शैलों के निक्षेपण तो हो गया, निक्षेपण के पश्चात कुछ समय के लिए प्रायद्वीपीय क्षेत्र में भू हलचल एवं अपर्दन की क्रिया चलती रही। मीन्स कि जब कडप्पा में ये सब क्रियाएं हुई, मीन्स अपर्दन हुआ, अपक्षय की क्रिया हुआ, मिट्टी बनता गया, क्रम बनता गया, चट्टान बनते रह गया, उसके बाद भी कडप्पा के जैसे ही हुआ तो कुछ समय तक वहाँ पर प्रायद्वीपीय क्षेत्र में भू हलचल, मतलब पृथ्वी में वही भूकंप, ज्वालामुखी, जितना सारा कांड होना होता है सब होता रहा। इसके बाद एक अंतराल के पश्चात नए सेलों का निक्षेपण हुआ, फिर से एक नया सेल आता है जो करीब 1 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रों में विस्तृत है। मतलब इंडिया ही नहीं, सभी जगह पे ये सेल जो है विंध्यन समूह वाला विस्तृत है। मतलब मीन्स प्रायद्वीपीय इलाका केवल भारत में ही नहीं, बहुत जगहों पर है, और हमारा भारत तो खुद ही एक प्रायद्वीप है। इन श्रेणी के सेल बिहार के डेहरी ऑनसोन, नाम सुने हैं आप लोग, बिहार के डेहरी ऑनसोन एक ज़िला है जो कि बिहार में पाया जाता है, से लेकर होशंगाबाद, चित्तौड़गढ़ तथा आगरा एवं ग्वालियर तक विस्तारित है। तो इतने जगहों पर कौन सा हमारा है, विंध्यन वाला है। विंध्यन का निर्माण कैसे हुआ, देखिए ऊपर में ही दिया है, कडप्पा के निक्षेपण के पश्चात ये सब क्रियाएं होती रही, उसके बाद विंध्यन समूह का हमारा निर्माण होता है। और इसका विस्तारित अभी दिखा ही दिया आपको कहाँ कहाँ तक है, नोट आप करते चलेंगे। और मैं एक बता दूं कि इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर आते हैं सब कुछ इसमें ही होता है, तो आप लोग इसे थ्योरी समझ के इग्नोर करते हो तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हो आप सब। इन समूह के निचले भाग के इलाकों को क्या कहते हैं, ग्लाकोनाइटी सेल पाया जाता है। ध्यान से देखिएगा, सेल का हम नाम लिखते हैं ग्लाकोनाइटी, कि जो विंध्यन समूह के जो निचले वाले जो भाग हैं उनमें ग्लाकोनाइटी प्रकार के सेल पाए जा रहे हैं। किस प्रकार के सेल पाए जा रहे हैं, फिर से हम लिखना चाहेंगे ग्लाकोनाइटी नामक सेल पाए जा रहे हैं विंध्यन समूह के नीचे। ओके, तो ये तो हो गया आपका फाइनल एंड। उसके बाद चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे, और इसमें आप देखना कि इस समूह के निचले भाग के इलाकों में ग्लाकोनाइटी सेल पाया जा रहा है। ग्लाकोनाइट का अर्थ समझिएगा कि क्या होता है, ठीक है। ग्लाकोनाइट का अर्थ अप्रत्यक्ष प्रमाण है। अप्रत्यक्ष मीन्स इनडायरेक्टली हमारे पास एक प्रूफ है जो उस काल के जीवों में उपस्थित थे, कि उस काल के जितने भी जीव थे तो ग्लाकोनाइट एक प्रकार का हमारे पास एक प्रूफ है कि नहीं, विंध्यन समूह में कुछ जीव, कुछ काल, कुछ चीज़ तो होते ही थे, ठीक है। अब देखिए हमारे पास क्वेश्चन आ जाते हैं। देखिए कृष्ण एवं कुंडेर, क्या है, कृष्ण एवं कुंडेर है, कुंडेर ऐसे लिखा हुआ है। कृष्ण एवं कुंडेर घाटियों के विंध्यकालीन सेलों का क्या नाम दिया गया था, तो ये जीके है जो कि थ्योरी से हमने उठाया था, कर्नूल समूह। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है 2018-17 में, ये सब क्वेश्चन पूछा जाता था। कृष्ण एवं कुंडेर घाटियों के विंध्यकालीन सेलों का क्या नाम दिया गया था, तो इसको कर्नूल समूह हम लोग बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट है दोस्तों यहाँ पे विंध्यकालीन सेलों की कैमूर श्रृंखलाओं के आधार पर क्या नाम दिया गया। अब कैमूर भी वहाँ का एक इलाका होता है और उस श्रृंखलाओं के आधार पर क्या नाम दिया जाता है, तो उसको हम लोग कैमूर श्रेणी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कैमूर श्रेणी। इसमें बहुत ज़्यादा आपका क्वेश्चन आंसर है। अब देखिएगा अगला क्वेश्चन, हीरा युक्त संगुटी कास्म, बहुत पूछा हुआ क्वेश्चन है, कहाँ पाए जाते हैं, तो भांडेर एवं रीवा समूह के मध्य पाए जाते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन है कि बालू कास्म का रंग कैसा होता है, तो लाल और सफ़ेद होता है। अच्छा, लाल में सफ़ेद का कैसे, कि मान लीजिए कि लाल है हमारे पास, इस टाइप से कोई कलर है यहाँ पे, लाल क्या है, कोई कलर है, लाल हमारे पास क्या है, कोई कलर है, इसी में हमारा सफ़ेद बोला है ना, तो सफ़ेद कलर के कुछ इस प्रकार से दाग लगे होते थे। इस प्रकार से क्या लगे होते थे, दाग लगे होते थे। तो इस प्रकार का सेल उस वक्त हुआ करता था, ठीक है। इसके बाद देखिए हम लोग बढ़ते हैं आगे अपने टॉपिक की ओर। तो अब है हमारा गोंडवाना संघ। तो आपको पहला चीज़ समझ में आ गया, जो कडप्पा जो समूह था, कडप्पा आपको समझ में आ गया होगा। आप कडप्पा का वीडियो पार्ट 1 में आपका बन चुका है, नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर आप देख लेना। इसके बाद एक जो हमारा है अगला गोंडवाना संघ। तो गोंडवाना संघ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ज़्यादा ही पूछता है इसमें। देखिएगा, भौतिकीय अतीत में, अतीत लिख दिया है बेवकूफ़ लड़की, अतीत में कैम्ब्रियन से लेकर वर्तमान तक भारत के प्रायद्वीपीय और प्रायद्वीपेतर क्षेत्रों की भौमिकीय विभिन्नताएं थी। देखिएगा, आप ध्यान से समझिएगा इस टॉपिक को। भौतिकीय अतीत में मीन्स भौतिक अतीत में अगर बात करें तो कैम्ब्रियन, जिसको हम लोग आद्य महाकल्प भी कहते हैं, से लेकर अभी तक मीन्स वर्तमान तक भारत के प्रायद्वीपीय और प्रायद्वीपेतर क्षेत्रों की भौमिकीय विभिन्नताएं थी। अभी भी गोंडवाना क्रम की शैलें अभी भी पाई जाती है प्रायद्वीपीय इलाके में, ठीक है। जब प्रायद्वीपेतर क्षेत्र में
पूरा जीवी महाकल्प के जीवाश्मीय सेलों का निक्षेपण हो रहा था, मीन्स पूरा जीवी एक पूरा किस नाम से है, तो ये सब नाम पढ़ा है, अभी आगे और भी पढ़ना है, इतना आसान ये चैप्टर है नहीं, अभी बहुत सारे पार्ट इसके आने वाले हैं। तो उस समय जीवाश्मीय जितने भी सेल थे उनका निक्षेपण हो रहा था, तो उस समय प्रायद्वीपीय क्षेत्र में अपर्दन का साम्राज्य था। मतलब निक्षेपण तो हो ही रहा था, उसके साथ साथ अपर्दन भी बहुत तेजी से हो रहा था। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ से आपका क्वेश्चन उठ सकता है बहुत फटाफट से। देखिए HB मेडलिकाट, ध्यान से पढ़िएगा, HB मेडलिकाट 1872 के समय में HB मेडलिकाट ने अब क्या किया कि सर्वप्रथम इन सेलों को मध्य प्रदेश की एक जनजाति गोंडा के नाम में गोंडवाना दिया। क्वेश्चन है ना, गोंडवाना क्रम क्या है, अब आपको समझ में आना चाहिए कि HB मेडलिकाट जो 1872 में सर्वप्रथम इन सेलों को मध्य प्रदेश की एक जनजाति गोंडा होता है, गोंड अभी भी आप जान सकते हैं, गोंड जनजाति एक होता है जो कि ST कास्ट में आते हैं, जिसको हम लोग अभी गोड़ कहते हैं, गोड़, ये गोड़, ठीक है। तो एक जनजाति है, गोंडा के आधार पर गोंडवाना नाम दिया जाता है। आप इस जीके को याद रखेंगे, बहुत ज़्यादा मतलब पूछने वाला है। अब भारत में गोंडवाना सेल के बारे में पढ़ लेते हैं कि भारत में कहाँ कहाँ है ये। गोंडवाना सेल की उपस्थिति महत्वपूर्ण है क्योंकि यह जो है भ्रंश द्रोणियों की लंबी पट्टियों में पाई जाती है, और ये जो प्रक्रम है भारत में बहुत ज़्यादा ही होती है। इसकी 3 पट्टियाँ हो जाती है। नंबर 1 आप देख सकते हैं यहाँ पे कि यह पट्टी पश्चिम से पूर्व की ओर और नर्मदा, सोन एवं दामोदर नदी घाटियों में है। समझ में आ गया, इसकी जो 3 पट्टियाँ हैं भारत में गोंडवाना के। तो नंबर 1 देखिएगा, इसमें हमारा झारखंड भी आ जाता है कि पश्चिम से पूर्व की ओर नर्मदा, सोन, दामोदर नदी तो हमारा यहाँ का ही है, क्या बोलते हैं, झारखंड का ही है, तो इन सब घाटियों में पाई जाती है। नंबर 2 जो है, यह पट्टी गोदावरी घाटी के समानांतर है, मीन्स गोदावरी की जो घाटी है उसके जस्ट ये क्या बोलते हैं, समानांतर भी है। आप हमें ये बताना कि दामोदर नदी झारखंड में है या गोदावरी नदी है, इतना आप कंफर्म करके हमें बताना कमेंट बॉक्स में, ओके। अगला चीज़, तीसरी पट्टी जो है इन दोनों के बीच महानदी है, तो उसमें स्थित है। तो ये तीनों पट्टियाँ जो हैं उन प्राचीन नदियों जिनमें गोंडवाना अवसाद निक्षेपित हुए थे। ये तीनों नदियाँ जो है 3 प्रकार के जो पट्टी हैं, और इनमें जिनका नाम आया है, मीन्स नर्मदा, सोन, दामोदर एंड उसके साथ गोदावरी है। उसके साथ एक नदी का नाम आया जिसको हम लोग महानदी कह रहे हैं। तो महानदी में भी उन जो थे गोदावरी अवसाद के निक्षेप थे यहाँ पे, ये उसी का देन है, मीन्स गोंडवाना क्रम का ही देन है इनके निक्षेप को, ठीक है। अगला चीज़ कि ये जो सेल है इनका वितरण कहाँ कहाँ पे हुआ है, तो झारखंड के पलामू में, पलामू जो जहाँ पे मेरा जो है जहाँ से आप ये वीडियो को देखते हो ऑल ओवर झारखंड में, तो झारखंड के पलामू में, पलामू प्रमंडल में हम लोग का ये एड्रेस पड़ जाता है। मध्य प्रदेश के शहडोल में मध्य प्रदेश के शहडोल में, एंड उसके बाद राजस्थान के क्या लिखा है, जैसलमेर एक जगह है, वहाँ का है। एंड इन जगहों पर विकसित है कौन सा सेल, गोंडवाना सेल। इसके अलावे नेपाल में भी है, भूटान में भी है, गोंडवाना सेल विस्तृत है। मीन सबसे ज़्यादा अगर गोंडवाना सेल की बात करें तो हमारा इंडिया में है। क्वेश्चन है, झारखंड में कोयला का सर्वाधिक उत्पादक राज्य जो है क्षेत्र कौन सा है, तो झारखंड के झरिया और रानीगंज है। झारखंड के झरिया और रानीगंज है जहाँ पे सबसे ज़्यादा कोयला उत्पन्न होता है। सो दोस्तों, इस प्रकार के एक छोटा सा स्मॉल पार्ट था वीडियो का। आई होप दैट आपको समझ में आ गया होगा। एंड अभी जस्ट हम आ रहे हैं बहुत ही मस्ट इम्पोर्टेंट एकदम वीडियो के साथ, जो कि अभी आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, न्यू होंगे तो जो भी नोटिफिकेशन होगा बहुत जल्द आपको मिल जाएगा। ओके, थैंक यू।